नमस्कार दोस्तों। हिंदी भाषा के अंतर्गत आज इस क्लास में कवर करेंगे राजभाषा, राष्ट्रभाषा और राजकीय भाषा। विभिन्न क्षेत्रों में राजभाषा का क्या महत्व है और राजभाषा आयोग, संसदीय राजभाषा समिति, राजभाषा अधिनियम, संकल्प 1968, राजभाषा नियम और राजभाषा की इन सभी बिंदुओं पर आज मैं खरा उतरने का प्रयास करूँगा। हर राज्य की हिंदी, हर परीक्षा की हिंदी। फर्स्ट में अध्ययन करेंगे कि राजभाषा से क्या तात्पर्य है। तो राजभाषा से तात्पर्य यह है कि संविधान द्वारा सरकारी कामकाज की प्रशासन और संसद और विधान मंडलों तथा न्यायिक कार्यकलापों के लिए स्वीकृत भाषा। सन 1949 में सी राजागोपालाचारी ने भारतीय संविधान सभा में नेशनल लैंग्वेज के समांतर स्टेट लैंग्वेज शब्द का प्रयोग किए थे। ध्यान रखेंगे किसके समांतर, तो नेशनल लैंग्वेज के जगह पर इन्होंने स्टेट लैंग्वेज को प्रयोग किए थे। किनके द्वारा? राजागोपालाचारी के द्वारा। संविधान सभा के कार्यवाही के हिंदी प्रारूप में स्टेट लैंग्वेज का हिंदी अनुवाद राजभाषा किया गया है। ठीक है, क्या किया गया? स्टेट लैंग्वेज के बदले में राजभाषा नाम दिया गया है। सेकेंड पॉइंट है राजभाषा हिंदी के प्रयोग और प्रगति के बारे में। तो संविधान के लागू होने के बाद राजभाषा के प्रयोग के संबंध में जो प्रमुख घटनाएं घटी है वे इस प्रकार है। जैसे राष्ट्रपति का आदेश 1952 में राज्यपालों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के अधिक पत्रों के लिए हिंदी का प्रयोग अपराधिकृत। 1955 अधिनियम क्या कहता है? 1955 यह आदेश जारी किया गया कि जहां तक संभव जनता के साथ पत्र व्यवहार में तथा प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को अंग्रेजी के साथ बढ़ावा दिया जाए। पर साथ ही यह भी बात लिख दी गई है कि अंग्रेजी के पाठ ही प्रमाणिक माना जाएगा। कब? 1955 अधिनियम में। पर बात यहाँ पे राजभाषा आयोग को करते हैं। 7 जून 1955 को, ठीक है, राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। उन राष्ट्रपति ने संविधान के प्रावधानों के अनुसार बाला साहेब गंगाधर खेर की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना हुई थी। इस आयोग ने राजभाषा का प्रयोग के बारे में जो सुझाव दिए उनमें से प्रमुख इस प्रकार है। जैसे पारिभाषिक शब्दावली निर्माण की गति तीव्र होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को थोड़े हेरफेर के साथ स्वीकार कर लेना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है हिंदी क्षेत्र के विद्यार्थी को एक और भाषा विशेषता दक्षिण भारत की भाषा अवश्य सीखनी चाहिए। ये बात कही गई थी 7 जून 1955 अधिनियम में। ठीक है, बाल साहेब गंगाधर खेर की अध्यक्षता में। थर्ड पॉइंट है 14 वर्ष का आयु तक प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान कर लेना चाहिए या दिया जाना चाहिए। 4 पॉइंट है प्रशासनिक कर्मचारियों को निश्चित अवधि के अंदर हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। इसके लिए पुरस्कार दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए। यह भी प्रावधान किया गया था कि यदि सरकारी कामकाज के जितने भी अधिकारी हैं वे हिंदी का कार्यसाधक या ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं तो उनको दंड का भी व्यवस्था किया गया है, और जो अच्छे से हिंदी बोल पाते हैं उनको पुरस्कार देने का भी यहाँ पे प्रावधान किया गया था। कब? 7 जून 1955 को। प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी का अनिवार्य प्रश्न पत्र रखा जाना चाहिए। कंपटीशन के परीक्षा जितने भी होंगे उसमें हिंदी का भी पेपर होना चाहिए। देवनागरी लिपि को अखिल भारतीय लिपि के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। किसको? देवनागरी लिपि को। हिंदी के विकास का दायित्व सरकार एक प्रशासकीय इकाई पर डालना चाहिए। भारत की भाषाओं में निकटता लाने का प्रयास करना चाहिए। और लास्ट में है उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए। कहाँ पे? उच्च न्यायालय में। आज भी उच्च न्यायालय में अंग्रेजों की भाषा अंग्रेजी बोली जाती है, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत चीज़ें परिवर्तन दिखाई देती है।
संसदीय राजभाषा समिति का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत क्या क्या सुझाव दी गई थी, इन सुझावों का परीक्षण करने का दायित्व संसद की राजभाषा समिति को सौंपा गया। समिति ने 1959 में जो सुझाव दिए हैं वे इस प्रकार हैं। जब तक कर्मचारी और अधिकारी हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त न कर ले तब तक वे अंग्रेजी में कार्य करते रहेंगे। ये प्रावधान दिया गया किसके अंतर, संसदीय राजभाषा समिति के अंतर्गत। 45 वर्ष के ऊपर की उम्र वाले सरकारी कर्मचारियों को हिंदी में परीक्षण से छूट देने चाहिए। 9 है, उच्च न्यायालयों के निर्णयों, आदेशों आदि को अंग्रेजी को ही रहना चाहिए। केंद्रीय सेवाओं में निर्णय, आदेशों आदि को अंग्रेजी को ही बने रहना देना चाहिए। और लास्ट में है 1965 के बाद हिंदी प्रधान भाषा हो गया, मतलब 1965 के बाद मेन भाषा क्या हो गया, वह हिंदी। अब बात करेंगे राजभाषा अधिनियम 1963 और 1967 अर्थात संशोधित किया गया था 1967 में, पर यह बना था 1963 में। क्या है, इस पॉइंट को भी कवर करेंगे। संविधान के उपबंधों के अनुसार 1955 में हिंदी को भारत की एकमात्र राजभाषा बनाना था, पर इससे ठीक पहले हिंदी क्षेत्रों जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है, विशेषतः पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन प्रारंभ हो गया। ऐसे स्थिति में जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो क्या निर्णय लेते हैं, तो कहते 26 जनवरी 1965 के बाद, ठीक है, क्योंकि आज़ाद भारत में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही बने थे। 65 के बाद उन्होंने कहते हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग यथावत चलता रहेगा, क्योंकि आंदोलन को वहाँ पे समाप्त करना था। और जैसे जैसे समय बीतेगा थोड़ा सा और सरकार को सोचने समझने तर्क करने का समय मिल गया था। उच्च न्यायालयों के निर्णयों में हिंदी या किसी राज्य स्तरीय राजभाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। 5 है, संघ के संकल्पों, अधिसूचना, विज्ञापनों आदि दस्तावेजों को हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी करना अनिवार्य होगा। और 8 है, जब तक यह हिंदी भाषी राज्य अंग्रेजी की समाप्त करने का संकल्प नहीं लेंगे तब तक अंग्रेजी का प्रयोग चलता रहेगा। यह 27 अप्रैल 1963 का लोकसभा में तथा 1 मई 1963 को राज्यसभा में पारित हुआ है। यह 10 मई 1963 का अधिनियम हुआ। संकल्प 1968 की बात करेंगे। 1967 के संशोधन के बाद यह हिंदी भाषी राज्यों की चिंता तो समाप्त हो गई थी, किंतु उन लोगों की चिंता बढ़ने लगी थी जो देश की एकता के लिए हिंदी की एकमात्र राजभाषा के रूप में स्वीकार करना चाहते थे। बिल्कुल सही है। संकल्प जो लिया गया था 1968, इसमें पूरे राष्ट्र की ताकत एक ही भाषा में समाहित करने की बात कही गई थी। एक संकल्प पारित किया गया जिसके अनुसार कहा गया कि सरकार हिंदी के तीव्र विकास और प्रयोग के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार करेगी, जिसकी प्रगति की रिपोर्ट प्रति वर्ष संसद में प्रस्तुत की जाएगी। भारत सरकार राज्यों के सहयोग में त्रिभाषा सूत्र लागू करेगी। इसके अंतर्गत हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी और अंग्रेजी अतिरिक्त एक अन्य भारतीय भाषा, विशेषतः दक्षिण भारतीय भाषा का अध्ययन अनिवार्य होगा। देखिए 4 पॉइंट कहता है कि दक्षिण भारत में जिस तरह से वहाँ पे हिंदी का विरोध किया गया, तो ये सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि दक्षिण भारत की भाषा जैसे मलयालम, कर्नाटका और केरल, इन सभी में देखिए जो भाषा बोली जाती है, ठीक है, उसको उत्तर भारत में भी ये अध्ययन करने का केंद्र बनाया जाए और लोगों को इसके लिए अग्रसित किया जाए। हिंदी भाषा क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषा अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी का अध्ययन अनिवार्य कर दिया गया था। और 7 है, केंद्रीय सेवा में भर्ती के लिए, ठीक है, केंद्रीय सेवा मतलब सेंटर में जितने भी जॉब होते हैं सेंटर लेवल पर, वे हिंदी अथवा दोनों भाषाओं का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए, हिंदी या अंग्रेजी भाषा का। या फिर सरकारी
और 8वीं अनुसूची में उल्लेखित सभी भाषाओं का समन्वित विकास के लिए कार्यक्रम तैयार करेगी। राजभाषा अधिनियम 1976 क्या कहता है, इसे भी इस पॉइंट के अंतर्गत कवर करेंगे। भारत सरकार ने राजभाषा अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने का दायित्व गृह मंत्रालय को सौंपा गया। इसके लिए गृह मंत्रालय के अधीन एक राजभाषा अनुभाग की स्थापना हुई, जो बाद में स्वतंत्र राजभाषा विभाग हो गया। क्या हो गया? राजभाषा स्वतंत्र विभाग बन गया। ठीक है। राजभाषा विभाग ने सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए 12 नियम निर्धारित किए गए, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार है। पहला, देश भर के केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में 3 वर्गों में बांटा गया, क वर्ग, ठीक है, ख वर्ग और ग वर्ग। क वर्ग में राज्य आते हैं, वे राज्य आते हैं जिनकी पहली भाषा क्या? हिंदी। राज्य की उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड तथा केंद्र शासित प्रदेश की बात करें दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये सब क वर्ग में, जहाँ पे प्रथम बार, ठीक है, सबसे ज़्यादा हिंदी की प्राथमिकता दी गई। सबसे टॉप पर यहाँ पे हिंदी ही बोली जाती है, हिंदी के अलावा कोई भाषा आपको नहीं देखने को मिलेगी। हाँ, बोलते हैं राजस्थान में राजस्थानी बोलते हैं, पर हिंदी की प्रथम स्थान दिया गया प्राथमिकता। अब बात करेंगे ख वर्ग में। प्राय वे राज्य आते हैं जिनमें हिंदी समझी जाती है किंतु बोली नहीं जाती है, जिनमें से प्रमुख पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र तथा केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़, दमन, दीव और दादर और नगर हवेली, ये सब आते हैं। ध्यान रखेंगे मेन पॉइंट को। ठीक है। पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र तथा केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़, दमन, दीव और दादर नगर हवेली, यहाँ पे हिंदी तो समझी जाती है पर बोली नहीं जाती है। ग वर्ग वे राज्य आते हैं जहाँ पे प्राय हिंदी नहीं समझी जाती है। ये राज्य पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा सभी राज्य दक्षिण भारत के चारों राज्य, यहाँ पे हिंदी नहीं समझी जाती, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंग्लिश की प्राथमिकता दी गई है। क वर्ग क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे, किस तरह से वहाँ पे एक दूसरे से संवाद करते हैं, पत्र में कौन सी भाषा का जिक्र किया जाता है, इसके बारे में क में कहा गया। क्या कहा गया है? यदि निश्चित किया गया है कि जिनमें से हिंदी का प्रयोग हो, अगर अंग्रेजी का प्रयोग किया जाए तो साथ में हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा। यह क्षेत्र ख क्षेत्र के साथ पत्राचार सामान्य हिंदी में हो तथा ग क्षेत्र के साथ पत्राचार अंग्रेजी में होता रहे। हिंदी में कहीं से भी प्राप्त पत्र उत्तर हिंदी में ही देना होगा, एक कहा गया है। ठीक है। ख में कहा गया है कि ख क्षेत्र के साथ पत्राचार मतलब संवाद, बातचीत, ठीक, आवेदन वगैरह वे सामान्य हिंदी में हो तथा ग वर्ग में पत्राचार अंग्रेजी में हो तथा हिंदी में कहीं प्राप्त पत्र उत्तर हिंदी में ही देना। यदि यहाँ से हिंदी में आया है, ठीक है, बिहार से, तो झारखंड सरकार का भी दायित्व बनता है या यूपी सरकार को, ठीक है, उत्तर की हिंदी में ही देना होगा। यदि कर्नाटक से आया है इंग्लिश में, तो बिहार सरकार हो या झारखंड सरकार हो, उसका उत्तर इंग्लिश में देना पड़ेगा। सभी दस्तावेज हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा के साथ निकाला जाएगा। ठीक है। इसका उत्तरदायित्व दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का होगा। एक लास्ट पॉइंट है, केंद्र सरकार के सभी फॉर्म, नामपट, सूचना पट, अपत्र शीर्षक, मोहरे आदि हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में होगी। एक लास्ट, प्रत्येक कार्यकाल के प्रधान या दायित्व होगा कि वह भाषा संबंधित नियमों आदेशों का अनुपालन कराए और जांच पड़ताल करता रहे। अब बात करेंगे 1976 में राजभाषा की विकास के लिए, प्रगति के लिए कौन कौन सा पॉइंट, कौन सा मंत्रालय यहाँ पे सोने की तरह खरा उतरते हैं। पहला, गृह मंत्रालय की राजभाषा विभाग, दूसरा विधि मंत्रालय और तीसरा शिक्षा मंत्रालय। ये मंत्रालय बहुत योगदान देते हैं हिंदी विकास के लिए और राष्ट्र के विकास के लिए भी हम योगदान देते हैं। जैसे राजभाषा की कसौटी पर कौन कौन से पॉइंट होना चाहिए। ठीक है। पहला पॉइंट यह होना चाहिए कि वह भाषा देश, ठीक है, वह भाषा देश जो सभी अधिकतम व्यक्तियों द्वारा बोली जानी चाहिए, उसको राजभाषा का दर्जा प्राप्त मिलेगा, अन्यथा नहीं।
दूसरा पॉइंट कहता है राजभाषा के रिलेटेड, उसे बोलने वाले देश के किसी एक हिस्से में नहीं बल्कि विभिन्न हिस्से में, ताकि वह भाषा पूरे देश में संपर्क सूत्र स्थापित करने में सक्षम हो, तभी उस भाषा को राजभाषा की कसौटी पर उतारा जाएगा, अन्यथा नहीं उतरेगा। थर्ड पॉइंट है, वह भाषा राष्ट्र के संस्कृति विरासत की धारण करने में सक्षम हो तथा अर्थात देश के विभिन्न सांस्कृतिक पंछी की अभिव्यक्ति उसमें भी पाती है। और एक फोर है, उसका शब्द भंडार इतना व्यापक हो कि देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित शब्दावली उसमें शामिल हो सके। उसमें यह प्रवृत्ति भी होना चाहिए कि देश की भाषाओं में अन्य भाषाओं को वह सहायतापूर्वक शामिल करे, न कि उसमें परहेज। और एक लास्ट, उस भाषा का व्याकरण सरल होना चाहिए ताकि देश के अन्य हिस्सों में निवासी आती हो उसे सीखना चाहिए, तो सिखाने का प्रक्रिया कठिन ना हो। एक लास्ट है, उसकी ध्वनि संरचना व्यापक तथा लचीली होनी चाहिए राजभाषा का, ठीक है, ये नियम कहता है। यदि अन्य भाषाओं की कुछ ध्वनियाँ उसमें प्रयुक्त न होती हो तो उन्होंने स्वीकारने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। और एक लास्ट पॉइंट है, जिसकी लिपि भी राष्ट्रीय लिपि होनी चाहिए, अर्थात ऐसी लिपि जिसमें देश की सभी भाषाओं में प्रयुक्त होने वाली ध्वनि संकेत लिखे जा सकते हो। उसे भाषा में सहित साहित्य की रचना व्यापक तौर पर हुई हो तथा साहित्य देश के विभिन्न क्षेत्रों में रचा गया है। और एक लास्ट है, उसे राजभाषा ने राष्ट्र के प्रमुख आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी की, अर्थात सामाजिक विकास की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाती है। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में मान्यता मिलती है किसे? राजभाषा का। किसको? तो वह हिंदी में, लेकिन राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला। राजभाषा 17 का अनुच्छेद 343, 351 तक राजभाषा संविधान का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, इस संविधान के 8वीं अनुसूची, ध्यान रखेंगे, 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जैसे सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, असमिया, बंगला, बोडो, मैथिली, डोगरी, गुजराती, हिंदी, मलयालम, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुरी, ठीक है, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत और संस्थाली, टोटल 22 भाषा थे। मूल संविधान में केवल 14 भाषा दिया गया था। संविधान संशोधन 21वें में संशोधन किया गया, वहाँ पे सिंधी को जोड़ने पर संख्या 15 हो जाता है। और 71वें संविधान संशोधन 1952 में हुआ था, ठीक है, 1, 2। यहाँ पे कोंकणी मतलब नमक, ध्यान रखेंगे, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी भाषा को जोड़ा गया 1952 में। प्रथम जोड़ा गया था केवल सिंधी भाषा को, ठीक है। उसके बाद 92 संशोधन अधिनियम 2003 में हुआ था। इसमें डोगरी, बोडो और मैथिली और संस्थाली 4 भाषा को, यहाँ पे 3 है तो 4 यहाँ, ठीक है, जोड़ा गया। इस तरह से टोटल संविधान में 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है। इन 22 भाषा को आप हिंदी में किसी भी क्षेत्र में आप जा कर के लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं या एप्लीकेशन दे सकते हैं कार्यालयों में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा अनुच्छेद और राजभाषा में देवनागरी लिपि का सुधार समिति, इन सभी बिंदुओं को भी मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। यदि अच्छा लगेगा तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इससे आपके हाथों में कोई खुजली होने वाला नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।